हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। पहला है, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। देखा जाए तो ये जो डायमंड है और ये जो ग्रेफाइट है, दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। अब कार्बन के एलोट्रॉप होने का क्या मतलब होता है? एलोट्रॉप वो स्पीशीज़ होती हैं जो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। जैसे जब हम डायमंड के बारे में बात करते हैं तो डायमंड भी किसका बना है? कार्बन का। ग्रेफाइट भी किसका बना हुआ होता है? कार्बन का बना हुआ होता है। लेकिन जब हम डायमंड के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है और एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस जो है वो क्या है? डायमंड है। वहीं पे जब हम ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं तो एक कार्बन सिर्फ 3 कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ होता है और यहाँ पे ना ये लेयर्स बनती है। जैसे यहाँ पे मान लो एक लेयर बन गई, ठीक है, फिर इसके नीचे एक और लेयर बन जाएगी। अब ये जो कार्बन कार्बन जो एक लेयर के अंदर कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े हुए होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, लेकिन ये जो कार्बन दूसरे लेयर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये जुड़े हुए होते हैं वीक वेंडरवॉल फोर्सेस से। ठीक है, जिसकी वजह से एक लेयर जो है वो दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड ऑफ कर सकती है, तो इसलिए लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो बने तो कार्बन से, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग अलग होती है। ठीक है, तो फिजिकली ये बिल्कुल डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, डायमंड इज़ हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। अभी जैसे हमने बात की, जो कार्बन है, कार्बन अगर जैसे डायमंड के बारे में बात करें तो उसके अंदर कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिसकी वजह से वो हार्ड है। लेकिन जो ग्रेफाइट है इसमें अलग अलग लेयर्स बन रही है, इसलिए वो स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट थी, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर बोथ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब हम डायमंड के बारे में बात करते हैं तो ये तो होता है भाई नॉन कंडक्टर, लेकिन ये जो ग्रेफाइट होता है ना, ये नॉन कंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ग्रेफाइट के अंदर तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। बीइंग अ नॉन मेटल, यहाँ पे हमें एक्सेप्शन देखने को मिलती है कि ग्रेफाइट एक कंडक्टर का काम करता है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तो दोनों के स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन, क्योंकि यही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये जो डायमंड है और ये जो ग्रेफाइट है, ये दोनों के दोनों कार्बन के ही एलोट्रॉप होते हैं, यानी कि वो सेम एलिमेंट के बने हुए हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड होता है, जिसकी वजह से एक्सट्रीमली हार्ड होता है। ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेयर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर काफ़ी आसानी से स्लाइड कर सकती है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर स्मूथ एंड स्लिपरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। हम रिसोर्सेज को उनके ओरिजिन के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? ये क्वेश्चन भी CDS 2023 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है बायोटिक एंड एबायोटिक, सेकंड है रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल, थर्ड है इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, एंड फोर्थ है पोटेंशियल एंड रिजर्व। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो सारी की सारी रिसोर्सेज की ही क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमें यहाँ पे बोला हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। तो ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्सेज बायोटिक या एबायोटिक होते हैं। बायोटिक का मतलब होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, और एबायोटिक का मतलब होता है कि नॉन लिविंग एलिमेंट से जो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो, बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। एबायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन लिविंग एलिमेंट से आते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, पानी हो गया या एयर हो गई। अब जब हम
सेकंड ऑप्शन देख रहे थे तो वहाँ पे लिखा था रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, देखा जाए रिसोर्सेज को हम रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में भी क्लासीफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ना वो एग्जॉस्टेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है, उसके ओरिजिन के ऊपर नहीं है। जब भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो रिप्लानिश्ड हो सकती हैं नेचुरली, लेकिन नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स रिप्लानिश्ड नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं कोल या पेट्रोलियम के बारे में बात करूं तो इसको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, और अगर हम उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं विंड एनर्जी के बारे में बात करूँ, सोलर एनर्जी के बारे में बात करूँ, तो ये रिप्लानिश होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएंगे, रेन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। देन थर्ड ऑप्शन था हमारा इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो ओनरशिप के ऊपर बेस्ड होती है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो किसी इंडिविजुअल ने ओन किया हो, और कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब होता है जो कि एक कम्युनिटी ने ओन किया हो। अगर नेशनल रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो वो रिसोर्सेज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर नेशन के हैं, और इंटरनेशनल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जो कि मल्टीपल कंट्रीज शेयर करती हैं। फोर्थ ऑप्शन था पोटेंशियल एंड रिजर्व। तो ये वाली जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है डेवलपमेंट के स्टेटस के ऊपर। तो जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको अभी डेवलप करना है, उनको भी एक्सप्लोर करना है। जब हम डेवलप्ड रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो ये वो रिसोर्सेज है जिनको हम सर्वे कर चुके हैं और हमें इनकी क्वांटिटी के बारे में पता है। रिजर्व्स जो है वो डेवलप्ड रिसोर्सेज ही हैं जिनको हम अपनी प्रॉफिट के हिसाब से करेंट टेक्नोलॉजी में यूज़ किया करते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन के हिसाब से क्या है, बायोटिक एंड एबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन फॉग। ये क्वेश्चन भी CDS 2023 का ही है। तो देखो फॉग से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखी हैं, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है फॉग इज सिंपली अ क्लाउड दैट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड। हाँ ठीक है, जब भी हम फॉग के बारे में बात करते हैं तो एक तरीके से क्लाउड ही है जो कि ग्राउंड के पास बन रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है रेडिएशन फॉग इज एसोसिएटेड विद रेडिएशन कूलिंग ऑफ लैंड एट नाइट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो रेडिएशन फॉग है उसमें क्या होता है, रेडिएशन कूलिंग होती है लैंड की रात के समय। और थर्ड है एडवेक्शन फॉग फॉर्म्स व्हेन मॉइस्चर इज ब्लोन ओवर अ कोल्ड सरफेस एंड इज चिल्ड बाय कांटेक्ट। ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि यहाँ पे हमारे जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, 1, 2 एंड 3, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट ही सही स्टेटमेंट है। अब एक बार देखो, जब हम स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है कि फॉग एक लो लाइंग क्लाउड है जो कि ग्राउंड के पास बनता है। स्टेटमेंट 2 में हमने बोला कि जो रेडिएशन फॉग है वो कब बनती है, जब लैंड कूल होती है रात के समय, और किसके थ्रू होती है, रेडिएशन के थ्रू, जिसकी वजह से जो आसपास की एयर है वो भी कूल हो जाएगी और वो मॉइस्चर को फॉग के अंदर बदल देगी। स्टेटमेंट 3 एडवेक्शन फॉग जो है ये तब बनती है जब वार्म मॉइस्ट एयर कूलर सरफेस की तरह मूव करना शुरू कर देगी और वो खुद भी कूल डाउन हो जाएगी, जिससे कि कंडेंसेशन होगी और फॉग बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। ये भी क्वेश्चन CDS 2023 का ही है। तो हमने यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वीनस और मार्स ये जो प्लैनेट्स हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी % प्रेजेंट होती है। तो ये जो वीनस और मार्स है इसके अंदर 95 से लेकर 97% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो एटमॉस्फेयर जो है वीनस और मार्स का वो ज़्यादातर किसका बना है, कार्बन डाइऑक्साइड का बना है। और कितना % बना है, अप्रॉक्सीमेटली 95 से लेके 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following method is used to separate the constituents present in a compound। ये क्वेश्चन भी CDS 2023 का ही है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड पड़ा है और ये कंपाउंड जो है वो अलग अलग चीज़ों का बना हुआ होगा, तो अगर मुझे इस कंपाउंड को सेपरेट करना है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में,
तो हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो क्या करता है, जो भी मिक्सचर है ना हमारे पास, ठीक है, अब हमने मिक्सचर लिया, इसको हम अलग अलग मतलब बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग डिस्टिलेशन स्टेप होते हैं जिससे ग्रेजुअल सेपरेशन होना शुरू हो जाएगी सब्सटेंस की। किस बेसिस पे होगी, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जब हम किसी भी कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ पे एक और मेथड लिखा हुआ था, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रो यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस मेथड में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए। टिपिकली हम क्या करते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स है उसको हम ब्रेक करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। ये वाला जो मेथड है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है मेटल की प्योरीफिकेशन करने के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था हीटिंग मेथड। तो देखा जाए तो हीटिंग मेथड को भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लिक्विड्स को इवेपोरेट कर सके सिंपल डिस्टिलेशन से, लेकिन एक प्रिसाइज नहीं है जितना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन लिखा होता है डीकम्पोजिशन फॉलोड बाय आयन एक्सचेंज। तो डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो ये जो डीकम्पोजिशन है इसका मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कंपाउंड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। और आयन एक्सचेंज में क्या होगा कि जो सॉलिड और लिक्विड के बीच जो आयन्स है उनका एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम अलग अलग प्योरीफिकेशन प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्राइमरी मेथड नहीं है उसको सेपरेट करने का। प्राइमरी मेथड तो क्या रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग white washing of walls, slaked lime reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Which of the following reaction represent this correctly? देखो हमने क्या बोला, जब भी हम वाइट वॉश करते हैं वॉल्स का तो जो स्लेक्ड लाइम है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, CaOH ट्वाइस। इसको हम क्या बोल देते हैं, एक तो हम इसका नाम दे सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर हम इसको लाइम वाटर भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो जब स्लेक्ड लाइम यानी कि CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में, तो फिर वो एक थिन लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। ये है अपना कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका दूसरा नाम होता है लाइमस्टोन, ठीक है। तो इसमें से कौन सी जो रिएक्शन है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही है करेक्टली। ये क्वेश्चन भी CDS 2023 का है। इवन ये जो रिएक्शन है ना वो यहाँ से भी ली गई है। एक हम पढ़ते हैं बुक्स में कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो ये वही सेम रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को, देखो इसका नाम क्या है, लाइम वाटर, तो लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना इसके बनते हैं वाइट प्रेसिपिटेट, इसको हम चूना भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है जिसकी वजह से हमने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को मिल्की कर दिया। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो हमारे पास यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव CaCO3 एंड H2O। वैसे तो ये जो C ऑप्शन है ना ये भी बिल्कुल सेम ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम बोथ C एंड D बोल सकते, तो एक ऑप्शन चुन रहे हैं, यहाँ पे D ऑप्शन चुन रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ना इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following equation is the balanced chemical equation for the given reaction? ये क्वेश्चन भी CDS 2023 का है। तो देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या है, आयरन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो दे रहा है आयरन का ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये है रिएक्टेंट वाली साइड, ये है हमारी प्रोडक्ट वाली साइड। सो दिस वन इज रिएक्टेंट वाली साइड और ये वाली है
प्रोडक्ट वाली साइड। तो रिएक्टेंट वाली साइड में हमें आयरन कितने नज़र आ रहे हैं 1, ठीक है, और प्रोडक्ट वाली साइड में आयरन कितने हैं, यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो क्या ये बैलेंस है? नहीं। बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे आगे लगा दूंगी 3। अब आयरन जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है, यहाँ पे अल्टीमेटली कितना बन गया 3 बन गया। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने नज़र आ रहे हैं 2 नज़र आ रहे हैं। और अगर तुम प्रोडक्ट वाली साइड में देखोगे तो हाइड्रोजन कितने नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ही नज़र आ रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है 1 प्रेजेंट है, और यहाँ पे अगर तुम ऑक्सीजन देखोगे यहाँ पे तो 4 प्रेजेंट है। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे आगे क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे। तो ये कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन जब तुम यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो H2O है, तो ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे तो इसका बैलेंस बिगड़ गया ना। तो अगर मुझे बैलेंस करना है तो देखो यहाँ पे इधर हम क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे, ठीक है। तो हर जगह जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो हमारी जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो है 3Fe + 4H2O गिव्स FeO4 + 4H2, ठीक है। तो 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2O, यानी कि यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है, जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि डाइल्यूट HCl यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है मरकरी, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा मरकरी। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, ठीक है। लेकिन ये जो मरकरी है ना वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन के नीचे आता है, यानी कि ये मरकरी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है हाइड्रोजन को, ठीक है। सो मरकरी इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज, इसलिए वो हाइड्रोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Suppose you have 4 test tubes labeled as A, B, C and D. A के अंदर प्रेजेंट है प्लेन वाटर, ठीक है। B के अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन ऑफ एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, एल्कली वो बेसिस होते हैं जो कि पानी के अंदर घुल जाते हैं। C के अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन ऑफ एसिड, और जो D है उसके अंदर प्रेजेंट है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो ये सॉल्ट हो गया, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये है प्लेन वाटर। तो विच वन ऑफ दिस सॉल्यूशन विल टर्न फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। तो देखो जब भी हम फिनोफ्थलीन के बारे में बात करते हैं ना, तो फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है। कौन सा इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मान लो एसिड है तो ये जो फिनोफ्थलीन है ये कलरलेस ही रहता है, अगर न्यूट्रल है तो भी ये कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर कोई बेसिक चीज़ आएगी तो इसका कलर पिंक होना शुरू हो जाता है, यानी कि जब कोई बेस आएगा तब जाके ये पिंक में चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये एल्कली क्या है, बेस जो कि पानी में घुल जाती है, यानी कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। तो फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है जो पिंक हो जाता है बेस की प्रेजेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स विल नॉट गिव अ सूटी फ्लेम। इन सब में से कौन सा कार्बन का कंपाउंड है जो कि सूटी फ्लेम नहीं देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, बेंजीन, जब हम बेंजीन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम बोल रहे हैं हेक्सेन तो 1 2 3 4 5 6, हेक्स यानी कि 6 कार्बन, इन यानी कि सब में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग, और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ पे हर जगह क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है। नेफ्थलीन के बारे में बात करोगे तो नेफ्थलीन में क्या होता है, 2 बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ी होती है, यानी कि यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन की रिंग जुड़ी होती है, यानी कि यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, ये जो है बेंजीन
नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जबकि जब हम हेक्सेन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्डिंग ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग है तो इसलिए ये काफ़ी क्लीनली बर्न करता है, तो यहाँ पे हमें सूटी फ्लेम देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आएगा बी ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि हेक्सेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में हमें सिंगल बॉन्डिंग ही देखने को मिल रही है। इसका मतलब यही है कि ओनली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है कार्बन एटम के बीच में, जिसकी वजह से ये रिलेटिवली क्लीनली बर्न करती है और लेस सूटी फ्लेम आता है एज कंपेयर टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलते हैं जो कि ज़्यादा सूट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकम्प्लीट कंबशन होते हुए नज़र आएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।